नमस्कार बच्चों आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 जलवायु चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझाते हुए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप सुनिए ज़रूर, ताकि आपको लिखने से पहले ही ये चीज़ें याद हो जाएं। और लिख के मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब कोई चीज़ याद हो जाए, कोई क्वेश्चन याद हो जाए, तो उसे लिख के ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लिख के देखते हैं तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। और बेटा मेरे वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर है जलवायु। फर्स्ट क्वेश्चन है जलवायु किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम भी है जलवायु और क्वेश्चन है फर्स्ट, जलवायु किसे कहते हैं। आंसर है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं का कुल योग ही जलवायु है। बेटा को एक विशाल क्षेत्र यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो लंबे समय तक मौसम की अवस्था होती है, यानी कि अगर 30 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पे सर्दियों का मौसम है तो वहाँ की जलवायु ठंडी कही जाएगी, गर्मियों का मौसम है तो वहाँ की जलवायु गर्म कही जाएगी। तो ये जलवायु क्या है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक यानी कि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं का कुल योग ही जलवायु है। अब है मॉनसून किसे कहते हैं। मॉनसून का अर्थ क्या है। मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मॉनसून क्या है बेटा। मॉनसून किसे कहते हैं। मॉनसून का सीधा मतलब आप लोग जानते हो कि जब बारिश का मौसम आता है तो हम कहते हैं मॉनसून आ चुका है। तो ये मॉनसून किसे कहते हैं। मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मॉनसून कहलाता है। बेटा एक और क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो में नहीं डाला है, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। जलवायु तो हम देख चुके हैं, मौसम, जलवायु के साथ मौसम भी इम्पॉर्टेंट है। तो मौसम किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो कि दिन प्रतिदिन हर घंटे बदलने वाले तापमान की स्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोरियालिस बल क्या है। बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो 2 या 3 नंबर में आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके का आता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के, उसके बाद 5 और फिर केस स्टडी के क्वेश्चन। केस स्टडी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें एक पैराग्राफ होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है और आपको फिर वो लिखना होता है। तो वो तो आप आराम से कर सकते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन। तो ये 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन और जो 2, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन और जो एमसीक्यू होते हैं ये याद करना ज़रूरी है। और याद करने से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि समझना ज़रूरी है, तो इसे समझिए। चलिए देखते हैं अब कोरियालिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, आपको पता है, अपने अक्ष पर यूं घूमती रहती है। एक तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसे परिक्रमण कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करती है। दूसरे अपने अक्ष पर ये ऐसे 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 घूमती रहती है। इसी घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरियालिस बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट धाराएं क्या है। ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। क्षोभ मंडल जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसमें बहुत ऊंचाई में बहने वाली हवा को पश्चिमी हवाएं हैं। पश्चिम की ओर से बहने वाली हवा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जेट धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी हवा के कारण होता है। इन्हें ही पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं। क्या है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ये सर्दियों के महीने में उत्पन्न होता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ये क्या होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी हवा के कारण होती है। इन्हें पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं। बेटा आपको पता है ये पृथ्वी है। चलिए पूरा गोल नहीं बन सका, कोई बात नहीं, जो भी बन पाया हो मैं यहाँ बनाती हूँ। इसे हम मान लेते हैं पृथ्वी। इसमें कई रेखाएं होती हैं जो मानक रेखाएं होती हैं, ठीक है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो है ना, भूमध्य सागर यहीं पे है कहीं।
तो भूमध्य सागर से उत्पन्न जो हवाएं होती हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी हवा, पूरब पश्चिम इधर से आने वाली जो हवा होती है उसी को पश्चिमी चक्रवाती, ये पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ठीक है। अब है काल वैसाखी क्या है। काल का मतलब ही होता है जो बहुत ही बुरा हो, तो काल वैसाखी क्या है, कैसे किसे कहते हैं। तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है तथा इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे काल वैसाखी कहते हैं। क्या है काल वैसाखी, किसे कहते हैं, तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, यानी कि हवा भी बहुत तेज होती है। वैशाख का महीना बेटा होता है अप्रैल और मई का महीना, आपको पता है उसमें बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, बारिश बहुत तेज होती है, साथ ही उसके साथ हिम वृष्टि यानी कि ओले भी पड़ते हैं, उसे ही हम बोलते हैं काल वैसाखी। और ये वैशाख के महीने में होता है इसलिए इसे क्या बोला गया है, काल वैसाखी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम और जलवायु में अंतर इस प्रकार है, हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में भी, मौसम फिर दूसरे साइड जलवायु। अगर आप चाहो तो एक एक पॉइंट दे सकते हैं, पहले मौसम का पॉइंट, फिर जलवायु का पॉइंट, फिर मौसम का, फिर जलवायु, जैसे आप लिखना चाहो, लेकिन आपको लिखना है पॉइंट डालकर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिखें, इससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। पहले हम मौसम का देखते हैं। किसी स्थान विशेष में निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। ठीक है। किसी स्थान विशेष में निश्चित समय के दौरान, यानी कि किसी छोटे स्थान या स्थान विशेष में जो एक निश्चित समय में वायुमंडल की दशा होती है उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तापमान में दिन प्रतिदिन घंटों में बदलने वाले तापमान के अंतर को भी मौसम कहते हैं, ये भी आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। जलवायु, लंबे समय में लगभग 30 वर्ष मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। बताइए मैं कि तापमान या मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, जबकि जलवायु एक लंबे समय में बदलती है। मौसम और जलवायु के तत्व तापमान, वर्षण, आर्द्रता, पवन आदि एक ही हैं। दोनों के तत्व एक ही हैं, लेकिन जलवायु में बहुत लंबे समय में बदलता है, मौसम में दिन प्रतिदिन घंटे में बदलता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, यानी कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, वायुदाब तथा पवने, हिमालय और स्थलाकृति। चलिए हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। अक्षांशीय स्थिति यानी कि अक्षांश स्थिति भारत की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है। चलिए तो फिर मैंने बना लिया आपकी पृथ्वी, जो सही तरीके से नहीं बन पाई है, फिर भी हम देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति, फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, इसी को हम अक्षांश रेखाएं करते हैं। पृथ्वी पे जो बड़ी रेखाएं होती हैं, यानी कि ऐसे जो रेखाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांशीय स्थिति किसी भी जगह की जलवायु या मौसम को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ गर्मी कम होती है। इसी कारण क्या है, ध्रुवों पे गर्मी कम होती है और ध्रुवों पे बर्फ जमा होता है। आपको पता है ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। अगर यहाँ पे दिन है 6 महीने के लिए तो दक्षिणी ध्रुव पे रात होगा, और अगर दक्षिणी ध्रुव पे दिन है तो उत्तरी ध्रुव पे रात होगा। ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है, ये है भूमध्य रेखा। तो अगर 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे माना गया है, तो अगर 0 डिग्री अक्षांश के पास जो देश है वहाँ पे मौसम या जलवायु गर्म होती है। जैसे जैसे हम अक्षांश से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ऊपरी अक्षांश की ओर जाते जाएंगे, जलवायु ठंडी हो जाती है। वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम नीचे की ओर यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती है। तो यही है कि अक्षांशीय स्थिति हमारे देश या विश्व के किसी भी स्थान की मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। समुद्र के पास का जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु थोड़ी सी, मौसम वहाँ का चिपचिपा सा होता है, यानी इसका कारण ये है कि वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा रहती है। जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पे आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर वायुदाब तथा पवने, वायुदाब तथा पवने भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। पवन, जहाँ पे पवने गर्म होती हैं वहाँ का वायुदाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है। अगर पवन यहाँ पे गर्म है तो
हवा ऊपर की ओर उठती है, तो वायुदाब यहाँ पे कम है। और यही अगर मौसम ठंडा हुआ तो पवनें मतलब वायुदाब ज़्यादा होती है, क्योंकि पवनें ज़मीन तक ही रहती हैं, ऊपर नहीं उठती है। ठीक है। उसके बाद हिमालय, हिमालय भी जलवायु को प्रभावित करता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हिमालय भी है, क्योंकि हिमालय जो हमारे उत्तर में है, बिल्कुल इस तरह से फैला हुआ है हिमालय उत्तर में, तो ये जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिस कारण कि भारत का मौसम अच्छा रहता है। भारत में हमेशा ही भारत के मौसम को ही मानसूनी मौसम बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी, गर्मी, बारिश और सभी मौसम होते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, क्योंकि हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है। फिर है स्थलाकृति। स्थलाकृति तो जलवायु को प्रभावित करेगी ही करेगी, भारत की जलवायु को। भारत में कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है। मैदानी भाग में क्या होता है, जलवायु अच्छी होती है, पहाड़ों पे ठंड ज़्यादा होती है। समुद्र के किनारे क्या होता है, जो समुद्र के किनारे का भाग है वहाँ पे चिपचिपा मौसम होता है। वहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी तो ज़्यादा पड़ती है लेकिन ठंड कम पड़ती है, लेकिन मौसम चिपचिपा होता है, यानी कि वहाँ आर्द्रता वाला मौसम होता है। तो ये थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। बेटा, शीत ऋतु यानी कि ठंडियों की मतलब सर्दियों का समय। आपको पता होगा कि इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आराम से। कुछ पॉइंट आप यहाँ से याद करिए, कुछ अपने लैंग्वेज में लिखिए। क्योंकि सर्दियों के मौसम की विशेषता क्या होती है, देखिए क्या है, शीत ऋतु का आरंभ नवंबर दिसंबर में होता है तथा अंत फरवरी मार्च में होता है। हम सभी को पता है सर्दियों का आरंभ कब होता है, नवंबर दिसंबर में, और सर्दियाँ खत्म कब होने लगती है, फरवरी मार्च में। सिंपल है। फिर सेकंड है, दिसंबर तथा जनवरी में तापमान कम होता है और यह सबसे ठंडा महीना होता है। ये भी पता है आपको कि दिसंबर और जनवरी में तापमान सबसे कम होता है और सबसे ठंडा महीना इसी टाइम होता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वायुदाब अधिक होता है। अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जब मतलब मौसम ठंडा होगा या जलवायु जहाँ की ठंडी होगी वहाँ पे वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि ठंडे मौसम के कारण हवाएं नीचे होती है, और जैसे ही गर्म होगा तो हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, तो वायुदाब कम हो जाता है। शीत ऋतु में वायुदाब अधिक होता है। नेक्स्ट है, इस समय आर्द्रता मध्यम होती है। शीत ऋतु में धूप कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण कम होगा तो आर्द्रता भी मध्यम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी नहीं होता हमारे मतलब मॉइस्चर नहीं होता बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण में। शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ शीत लिखा है, आप यहाँ पे ऋतु लिख देंगे, मैं अभी लिख देती हूँ। लिख दिया है मैंने, शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। आपको पता है शीत ऋतु में बारिश कम होती है। इसमें आप कुछ और पॉइंट अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं कि शीत ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, शीत ऋतु में हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए शीत ऋतु की विशेषताएं, आप आराम से ये याद करके समझ के, अगर आप 1 से 2 बार इन चीज़ों को सुन लो तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें और आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं। इसी तरह एग्जाम में आपकी ग्रीष्म ऋतु की अवस्था एवं विशेषताएं आ सकती है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये डाल देना। वहाँ पे तापमान, गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा होता है, ये भी पता है आपको। मई और जून का जो समय होता है उस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म मौसम माना जाता है उस समय का। फिर वायुदाब गर्मी के मौसम में, अभी मैंने बताया शीत ऋतु में वायुदाब अधिक होता है, तो गर्मी के मौसम में वायुदाब कम होगा। इस समय आर्द्रता मध्यम होती है, गर्मी के मौसम में आर्द्रता उस समय भी मध्यम होती है। शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो अगर ग्रीष्म ऋतु की भी विशेषता आ जाए तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर बारिश के मौसम की विशेषता है तो वो भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपको जो लग रहा हो कि मतलब शीत ऋतु में हम क्या करते हैं, उस समय किस तरह का मौसम होता है, वायुदाब कैसा होगा, ठंडियों में वायुदाब अधिक होगा और गर्मियों में वायुदाब कम होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है और जो बार बार एग्जाम में आता है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। अब क्या है, मॉनसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ये आप देखते होगे कि शायद हर बार ही आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आपके पीरियोडिक में आएगा या आपके
फाइनल एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है। क्या है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून यानी कि बारिश के मौसम को एक सूत्र में सभी जनता को, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? देखते हैं हम आंसर। मानसून पूरे देश में लगभग एक समय और एक लय में आता है। पता है आपको, एक लय में आता है, एक समय आता है। भारत के बहुत सारे त्यौहार मानसून से जुड़े हुए हैं और मानसून के साथ कई उमंग आती है। भारत के बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो भी मानसून से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होगे धान की जब फसल होती है तो उस समय भी वैसा कोई त्यौहार आता है जिससे धान के फसल से मनाया जाता है। वैसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो मानसून से ही जुड़े होते हैं और लोगों में नई उमंग होती है त्योहारों को लेके और मानसून को लेके। मानसून हमारी कृषि का भी आधार है और मानसून चेहरों पर भी हरियाली लेकर आती है। मानसून हमारी कृषि का आधार है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे कृषक अभी भी ऐसे हैं जो अपनी कृषि के लिए मानसून यानी कि बारिश पर ही डिपेंड होते हैं। और मानसून हमारे चेहरों पर हरियाली लेकर आती है। यहाँ पे हरियाली लेकर आने का मतलब है कि हमारे चेहरे पे खुशी लेकर आती है। मानसून के आते ही हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है क्योंकि हमें गर्मी से राहत मिलती है। और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे बारिश का मौसम पसंद ना हो। बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, सभी को पसंद होता है। तो ये है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। यानी कि बारिश के मौसम सभी को पसंद होते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सारे त्यौहार आते हैं जो सब मिलकर मनाते हैं। बारिश का मौसम किसानों के लिए बहुत लाभप्रद होता है, तो ये इसी कारण ये सभी को एक सूत्र में बांध के रखता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण पश्चिमी मानसून पर एक नोट लिखें या दक्षिण पश्चिमी मानसून का वर्णन करें। कुछ भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून यानी कि गर्मी का मानसून। मानसून वही है कि दक्षिण पश्चिम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून क्यों कहा जाता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून, क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर एक नोट लिखें या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वर्णन करें। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि बस आपको ये समझना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। इस पर किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आप उसका आंसर आराम से दे पाएंगे। अब ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब है कि दक्षिण और पश्चिम के साइड से समुद्र से बहने वाली पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब समुद्र से पवनें स्थल की ओर आती हैं तो मानसून का आगमन होता है, यानी कि बारिश का आगमन होता है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट है अरब सागर की शाखा 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है तथा 10 जून को मुंबई। थर्ड है बंगाल की खाड़ी की शाखा लगभग 5 जून को पश्चिमी बंगाल पहुंचती है। नेक्स्ट है हिमालय से टकराने के बाद यह शाखा यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 शाखाओं पूर्वी तथा पश्चिमी में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट है दिल्ली तथा हरियाणा में यह शाखा जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचती है। चलिए इसे हम समझते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? यह है दक्षिण दिशा, पूरब, पश्चिम। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि इधर से जो हवाएं हमारे पृथ्वी की ओर जाती है इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी। मतलब इधर से पश्चिम की ओर जो हवाएं हमारे पृथ्वी की ओर जाती है, समुद्र से इधर से भी जाती है, तो इस हवाओं के कारण बारिश होती है। इसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है इसका क्या होता है, 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है। याद रखिए कि जब समुद्र से हवा सबसे पहले तो तटीय क्षेत्र में आएगी, इसलिए जब मानसून का आगमन होता है तब भी बारिश सबसे पहले तटीय क्षेत्रों में ही होती है, और जब मानसून की वापसी होती है यानी कि पृथ्वी से स्थल से हवा समुद्र की ओर होती है तब मानसून की वापसी है, तब भी बारिश तटीय क्षेत्र पे होती है। यानी कि मानसून के आगमन के समय भी बारिश तटीय क्षेत्र पे होती है और वापसी के समय भी अंतिम बारिश तटीय क्षेत्रों पे होती है। तो क्या है, अरब सागर की जो शाखा है ये 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है। ठीक है, 1 जून को यहाँ पहुंचती है तथा 10 जून को मुंबई तक पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो 5 जून को, मतलब यहाँ से चलती है, 5 जून को बंगाल तक पहुंच जाती है। और यही शाखा आगे हिमालय, आपको पता है कि इधर हिमालय है इधर हिमालय है, हिमालय से टकराकर ये शाखा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक
पूर्वी और दूसरी पश्चिमी, यानी कि यहाँ से टकराती है, फिर ये शाखा पूरब और पश्चिम 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इधर भी बारिश होती है और इधर भी बारिश होती है। दिल्ली तथा हरियाणा में ये शाखा जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुँचती है, यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश शुरू होती है। ये है बेटा मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून समझना जरूरी है। तो इसे आप समझिए जरूर कि मानसून का आगमन होता है जब समुद्र से हवाएं स्थल की ओर आती है, और मानसून की वापसी होती है जब स्थल से हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप क्वेश्चन पर मत जाइए कि मैंने 11 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दे दिए। अभी आपको मैं शुरू से दिखाती हूँ फिर से क्वेश्चन। ये देखिए, शुरू के क्वेश्चन 2 या 3 लाइन के हैं, जो बहुत ही ईजी है, आप आराम से याद कर सकते हैं। ये 2 या 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं, इसे आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ के सुन के अच्छे से याद करिए। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तब तो बिल्कुल करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो। इसे आप सुन के याद करने की कोशिश करिए और नोट डाउन करने की भी कोशिश करिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि याद करके लिखना ज़रूरी है। अगर याद करके हम लिखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।